नाजरीन, आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। ये सामने है और आप मुझसे इत्तफाक करेंगे। वो इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो किसी पैरालिसिस का शिकार लगती है। ऐसा लगता है कि जहनी तौर पर मफलूज हो चुकी है। लग ही नहीं रहा कि ये एक ऐसी जमात की कोर कमेटी है जिसकी कम से कम 90 सीटें जो है वो एक आम इंतखाब में जहां लोग निकले हैं वो 90 सीटें छीन के पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएम को दे दी गई हैं। 60 के करीब सीटें पीएमएलएन को, 14-15 पीपीपी को, 16-17 जो है वो एमक्यूएम को दे दी गई हैं। बिकॉज लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी के पास कोई कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी या लाहे अमल है ही नहीं कि हमने अपनी इन सीटों को वापस लेने के लिए किस तरह से स्टैंड लेना है। कि हमें 90 ना मिले तो 70 मिल जाए, 70 नहीं मिले तो 60 मिल जाए, 60 नहीं तो 50 मिल जाए, 50 नहीं तो 45 मिल जाए, 45 नहीं तो 40 मिल जाए। और वो इसके ऊपर इत्तफाक करके बैठे हुए हैं कि लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। सिंध हाई कोर्ट में चले गए 15 लोग, लाहौर हाई कोर्ट में चले गए 10-15 लोग, कुछ लोग चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बाकी ये कि अल्लाह खैर सलाह इलेक्शन कमीशन में तो एप्लीकेशन जो हैं चली गई हैं। और वो मसलसल ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हम अब जाएंगे असेंबली के अंदर, अंदर जाके बैठेंगे। यानी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिटिकल विजन, कोई चीज इंप्लीमेंट करना, कोई एनर्जी, कोई इनिशिएटिव जो है वो इस जमात की कोर कमेटी के अंदर नजर नहीं आ रहा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इस हवाले से किस किस्म की बहस सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, क्या चहमगोइयां हो रही हैं। एक ऑडियो जो रहीक अब्बासी साहब ने ट्वीट की है वो मैं आपको सुनाऊंगा यहाँ पे, लेकिन इससे पहले मुझे दो और डेवलपमेंट्स की तरफ चलने दीजिए। पहली डेवलपमेंट वो है जहां हम देखते हैं कि एक नौजवान जिसका नाम कलीम आरिफ है, मंडी बहावुद्दीन के अंदर खड़ा होकर वो एक जगह तकरीर कर रहा है बड़ी स्पिरिटेड सी, जिसमें वो ये कहता है कि हमें पाकिस्तान फौज की इज्जत करनी है, लेकिन पाकिस्तानी फौज के जर्नैल या आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर, उनकी हमें क्यों इज्जत करनी है, वो हम पे उनकी इज्जत करना जो है वो वाजिब नहीं। अब इस बात में कोई किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं है, क्योंकि एक पाकिस्तान आर्मी चीफ की इज्जत करना उसके जनरल्स की, मेजर जनरल्स की, ब्रिगेडियर्स की, कर्नल्स की, कैप्टन्स की, मेजर्स की, सिपाहियों की जिम्मेदारी हो सकती है जो कि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। और दुनिया में हर तरफ यही रवैया है कि हर तरफ यही बेसिक इसका एक यही कॉन्डक्ट है। पाकिस्तान फौज के आर्मी चीफ की इज्जत करना या कोई बहुत ज्यादा तकरीम करना जो है वो पाकिस्तान के सिविलियंस जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना उनके ऊपर क्यों वाजिब है? ये उनकी कोई जिम्मेदारी तो उनकी नहीं बनती है। तो इस लिहाज से इस नौजवान ने, जिसका नाम कलीम आरिफ है, इसने कोई गलत बात नहीं की। लेकिन द वे पाकिस्तान इज, जैसा कि सियासत.pk के अदील साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से एक वीडियो की है, उस वीडियो में बाकायदा इस नौजवान का उन्होंने एक क्लिप भी रन किया है और वो बता रहे हैं, उसमें उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज भी दिखाई है कि ये नौजवान जो है इसको नामालूम मास्क्ड गनमैन जो है, जो बिल्कुल एक हॉलीवुड की फिल्म की तरह से आते हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, असला है, वो इसे अगवा करके ले जाते हैं। अब इसका दूसरा पहलू देखें कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक इंतहाई रिस्पेक्टेड ऑफिसर हैं, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग मंडी बहावुद्दीन के अंदर भी जब बात करें तो उनको बहुत इज्जत और तकरीम से उनको रेफर करें, तो फिर ये जो इंसिडेंस है इससे तो ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन के, बल्कि एक माफियासो हैं, एक बहुत खौफनाक किस्म के वो कोई गैंगस्टर हैं जिनके आगे पीछे बहुत से खौफनाक लोग हैं जो जाके लोगों को उठा सकते हैं, अगवा कर सकते हैं। यानी इस वाक्य से जहां पर कलीम आरिफ को उठा लिया गया है, इट बेसिकली सेंड्स ऑल द रॉन्ग सिग्नल्स। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं ट्वीट करूंगा, उसमें रेलेवेंट दुनिया के और पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको मैं उस पर टैग करूंगा, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस इशू को पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग के सामने, मीडिया के सामने उठाएं। कभी इस नौजवान को किसने उठा लिया है? ये डॉन अखबार की जिम्मेदारी है, ये ट्रिब्यून की जिम्मेदारी है, ये नेशन की जिम्मेदारी है, ये दी न्यूज़ की जिम्मेदारी है, ये ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी है, ये फ्राइडे टाइम की जिम्मेदारी है, ये जुगनू मोहसन साहिबा की जिम्मेदारी है, ये नजम सेठी साहब की जिम्मेदारी है, ये जितने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी है कि सवाल तो उठाएं कि कलीम आरिफ जो है उसने क्या ऐसा कहा है, उसको कौन लोग जो हैं वो उठा के ले गए हैं, वो किस हाल में है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ये मतलब है। और फिर इसकी तरह से इस इशू को लेकर जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट ग्रुप पाकिस्तान के अंदर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के सामने इस इशू को पहुंचना चाहिए, ह्यूमन राइट वॉच के सामने पहुंचना चाहिए, अमेरिका की एम्बेसी के सामने पहुंचना चाहिए, बरतानिया के हाई कमीशन के सामने पहुंचना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के सामने पहुंचना चाहिए। यहां मैं छोटी सी ब्रेक करके इसका 30 सेकंड का टुकड़ा जो है कलीम आरिफ की जो मंडी बहावुद्दीन के अंदर खड़े होकर बोल रहा था, वो मैं टुकड़ा भी आपको सुनाता हूँ। जी, मेरा नाम कलीम आरिफ और मैं मांगड़ तो बिलोंग करना। अगे थोड़ी देर पहले एक भाई साहब गल कर रहे सन के डीसीओ डीपीओ ये वो, खास करके आर्मी चीफ साहब के बारे में कि वो साडे वास्ते काबिल एहतराम ने। मैं ये दसना चाहना कि आर्मी चीफ साडे वास्ते बिल्कुल भी काबिल एहतराम नहीं। अगर असी काबिल एहतराम नहीं ना किसी वास्ते, तो असी ये आखने कि बिल्कुल आर्मी चीफ साहब जिहड़े ने ना वो काबिल एहतराम नहीं है। मैं छोटी जी गल करांगा
कि ਜਦੋਂ भी बम धमाके होंगे ने एक बंदा अल्लाह अकबर का नारा मार के पिन छिकदा धमाका होंदा है उस चीज को इस्लाम नाल जोड़िया जाता है और असि लोग डिफेंड करने हैं कि इस चीज का इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। अगर इमरान खान जनरलों की गल करता है उस चीज को पूरी आर्मी नाल क्यों जोड़िया जाता है? जिस तरह दहशतगर्दी इस्लाम नाल नहीं जोड़िया जा सकता इस तरह 8-10 जनरलों की गल पूरी फौज नाल नहीं जोड़िया जा सकता। बिल्कुल असि सिर्फ और सिर्फ ये गल करने इमरान खान ने हमेशा ये गल की है कि ये मुल्क मेरा है, ये फौज साडी है और असि अपनी फौज का एहतराम करने लेकिन असि बगैर जनरलों का बिल्कुल भी एहतराम नहीं करते। अच्छा, दूसरी जो एक डेवलपमेंट है जो अब से थोड़ी देर पहले मैंने किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैंने ये टेक्स्ट देखा, ये स्लाइड में आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर, कि इलेक्शन कमीशन ने अपेरेंटली, मैंने इलेक्शन कमीशन की न्यूज़ नहीं देखी इस हवाले से, मैंने किसी अखबार में ये हेडलाइन नहीं देखी, लेकिन ये व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने फिगर्स दिए हैं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो वोटिंग पैटर्न है अफवाज पाकिस्तान के अंदर, वो वोटिंग पैटर्न भी सामने आ गया है। और इलेक्शन कमीशन ने उसके हवाले से ये बताया है कि 6,05,666 6,05,668 वोट पड़े हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, जिसमें पीटीआई को मिले हैं 4,45,858, पीएमएलएन को मिले हैं 97,566, पीपीपी को मिले हैं 30,311, अदर्स को मिले हैं 45,756 और नो वोटिंग जो है वो 13,823 है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये व्हाट्सएप के ऊपर है, मुझे किसी अखबार से खबर नहीं मिली, लेकिन अपेरेंटली ये फिगर है जो लीक आउट हुआ है। अब ये ज़ाहिर है आप लोग भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये हतमी तौर पे नहीं है, ये 100% वेरीफाइड नहीं है, लेकिन चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर कि भी ये पैटर्न जो है वो फौज में इलेक्शन का रहा है। और अगर ये पैटर्न सही है तो आप देख सकते हैं कि फौज के अंदर भी एक पॉलिटिकल फीलिंग है और वहां पर इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पॉपुलर जमात, खासी ज्यादा पॉपुलर जमात बन के आपको नजर आती है। बहरहाल लेट्स सी अगले 24 घंटे में ये फिगर वेरीफाई हो जाएंगे कि सही है या नहीं है। अब आते हैं इस इशू की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो एक पैरालिसिस का, स्टेसिस का, एक जहनी तौर पे मफलूज हमें नजर आती है और वहां पर कोई इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो नहीं पा रही, वो जो सीटें उससे चुरा ली गई हैं। इसकी होना तो ये चाहिए था कि इस पार्टी के पास कोई ऐसी मल्टी डायमेंशनल किस्म की स्ट्रेटजी होती जिसमें स्ट्रीट के ऊपर प्रोटेस्ट भी होती, प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती, जूम के ऊपर दुनिया भर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दुनिया भर के जो की डिप्लोमेट्स इनसे बात करते हैं उनके साथ, या अखबारी नुमाइंदों के साथ, या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनकी जूम मीटिंग हो रही होती। ये हर दिन एक अपनी प्रेस रिलीज या प्रेस स्टेटमेंट इशू कर रहे होते, ये एक स्टैंड लेते कि जब तक हमारी सीटों का मसला फॉर्म 47 को इलेक्शन कमीशन तेजी से हल नहीं करेगा, हम असेंबली के सेशन को नहीं होने देंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर लोगों को जाने नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे, हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाके बैठेंगे। और ये खत्तो खतारत लिखते अक़वाम मुत्तहिदा को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, अमेरिका की एम्बेसी को, बरतानिया के हाई कमीशन को, यूरोपियन यूनियन की एम्बेसी को, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी को, न्यूजीलैंड की एम्बेसी को, ये अपनी प्रेस रिलीज इशू करते हैं दुनिया के बड़े अखबारात को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, ये वही ज़राए इब्लाग जो ऑलरेडी इनसे सिंपैथेटिक हैं, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को, लॉस एंजलिस टाइम को, द गार्डियन को, फाइनेंशियल टाइम, FT को, इकोनॉमिस्ट को, ये वो तमाम अल जज़ीरा को, ये तमाम पब्लिकेशन है जो इनसे सिंपैथेटिक हैं। और ये उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते थे कि हम आपको आधा घंटा हमें दें, हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं कि क्या हमारी सिचुएशन है, हमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निजेंस की ज़रूरत है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ ये नहीं कर रहे, बल्कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने डरा दिया है, इनको हाईजैक कर लिया है, इनको बिल्कुल उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और इनका अपना जो एक अलग तशख्खुस होना चाहिए, उस तशख्खुस या आइडेंटिटी को इन्होंने इस स्टेज के ऊपर खो दिया है। ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं और कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। और इस हवाले से मैं सैकड़ों तो आपको लोगों के ट्वीट्स या व्हाट्सएप के ऊपर आने वाले कमेंट्स नहीं दिखा सकता, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा जो है सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है दुनिया भर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लोगों का जो वोट है वो तो ज़ाया हो जाएगा अगर आपको इसके हवाले से मूवमेंट जो है वो नहीं करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन शेयरिंग करके रहीक अब्बासी साहब, जो कभी ताहिर उल कादरी साहब के बिल्कुल साथ होते थे उनकी पार्टी में, उनका इस हवाले से एक ट्वीट में पहले आपको उर्दू में पढ़ के सुनाता हूं। इसी ट्वीट के नीचे एक ऑडियो है जो मैं ऑडियो भी आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, जिसके अंदर आप, ये वो ऑडियो है जो मंडे के दिन जब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी शाम के 5 बजे, तो वहां जो एक तेज़ोतुंद डिस्कशन हो रही है जिसके अंदर सेनेटर आजम सवाती साहब और डॉक्टर शहबाज गिल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके मैं 1-2 मिनट आपको सुनाता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि अंदर के मामला किस किस्म के हैं। लेकिन रहीक अब्बासी साहब का ये ट्वीट हम देख लेते हैं। सोशल मीडिया पे ये ऑडियो गर्दिश में, ये उसी ऑडियो की बात है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसी की तरफ वो रेफर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये ऑडियो ज़ेरे गर्दिश है। इससे वाज़ेह होता है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इंतखाबी डाके के खिलाफ
शहबाज गिल और आजम सवाती ने भरपूर लाहे अमल की तजवीज़ 9 फरवरी को ही दे दी थी। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद वो लोग जिनको इमरान खान ने जिम्मेदार बनाया था वो कोई मौसर लाहे अमल बनाने में कामयाब नहीं हुए। मेरी गुजारिश है कि इंतखाबी डाके पे भरपूर आवाज़ बुलंद की जाए। जो लीडर भी किसी टॉक शो में आए वो इस धड़ल्ले से इसकी बात करे, ये कहे कि इस इंतखाबी डाके की सूरत में बनने वाली असम्बलियों का वजूद ही गैर आईनी होगा। हम इस डाके को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फॉर्म 47 का इजरा फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं किया जाता। किसी असम्बली का इजलास भी नहीं होने दिया जाएगा। हमें दीवार से ना लगाया जाए। हम मार्च भी कर सकते हैं, धरने भी दे सकते हैं, हम हड़ताल भी कर सकते हैं। पुरअमन एहतजाज के तमाम रास्ते खुले हैं। करता धरता लोगों को वार्निंग दें कि मुल्क को एक नए बहरान में न डालें। तहरीक इंसाफ को अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो उसे वापस करें। कोई हुकूमत साजी का सवाल पूछे या अपोजिशन लीडर की बाबत दरियाफ्त करे तो एक ही जवाब आना चाहिए कि पहले मैंडेट वापस होगा फिर बाकी बात होगी। ये लोग जिन्होंने मैंडेट छीना है वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ट्रिब्यूनल्स के धक्के खाती रहे और जाली मैंडेट पर हुकूमतें बना दी जाएं। अगर ये होने दिया गया तो ये इमरान खान के साथ बेवफाई होगी, बेट्रेयल होगा। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम के साथ ज्यादती होगी जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में अपना वोट देकर मुल्क भर से इमरान खान ने के नुमाइंदों को उन्होंने जताया। यहाँ मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, ये मैं यहाँ पर ये जो ऑडियो है ये मैं भी अपने फोन के साथ इसे प्ले करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी कि अगर ये प्ले हो जाता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तकरीबन इस वक्त तकरीबन 19-20 घंटे हो गए हैं जब से रिगिंग शुरू कर दी गई है और रिजल्ट्स चेंज कर दिए गए। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और कल रात 10-11 बजे से तकरीबन नताइज जो है वो रुके हुए हैं। तो 19 घंटे का वक्त हो गया है और तकरीबन 11-12 घंटे हो गए हैं जब से नताइज रोकने के बाद धांधली ज़्यादा नताइज जो है वो जारी किए जा रहे हैं। अब मैं तकरीबन पिछले 8-10 घंटे से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ, इस फोरम के ऊपर, इस कोर कमेटी के ऊपर, कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। हमें अवाम को बताना चाहिए कि ये मैंडेट जो आपने दिया था ये लूटा जा रहा है, ये नताइज चेंज किए जा रहे हैं और हम इसके ऊपर पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। क्या हमारी तरफ से लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर कोई बात करने की जरूरत नहीं थी? हाई कोर्ट के सामने जाकर बात करने की जरूरत नहीं थी? क्या हमें इमरान खान ने ये जो मैंडेट दिया है, इस कोर कमेटी के हम मेंबर हैं, ये तमाशा देखने के लिए हम हैं? क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम जाकर एक जो रिस्पॉन्सिबल जगहों के ऊपर हमारे लोग हैं, जैसे अगर हमारे चेयरमैन जो गौहर साहब हैं उनको अगर किसी ने अगवा किया है या वो अपनी फ्री विल में इस टाइम नहीं है तो क्या हमें एतमाद में नहीं लेना चाहिए? क्या ये नहीं बताना चाहिए कि वो नहीं आ सकते इस्लामाबाद या वो इस टाइम मौजूद नहीं है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? अवाम ने मैंडेट दिया है, अवाम के मैंडेट की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। इमरान खान ने हमें कोर कमेटी में इसलिए डाला है कि हम खामोश तमाशाई बने, और जब लूटा जा रहा मैंडेट और पिछले 19 घंटे से लूटा जा रहा है और हम खामोश हैं, और हम तब तक खामोश रहे जब तक पूरी तरह से ये लूट मार जो है वो मुकम्मल ना हो जाए। मीन रेहाना डार को हरा दिया गया जीता हुआ इलेक्शन, कंवल शौजब को हरा दिया गया, सलमान अकरम राजा को हरा दिया गया वहां पर जीता हुआ इलेक्शन। एक तरफ जो साद रफीक के जो मजबूत कैंडिडेट है, वाकई वो एक मजबूत कैंडिडेट है, वो इतने बड़े वो मार्जिन से हार रहा है खोसा साहब से, और दूसरी तरफ ओन चौधरी जो है वो लाहौर के अंदर नवाज शरीफ और साद रफीक से भी ज्यादा वोट ले रहा है। तो कहने की बात यह है कि हम किस चीज के लिए खामोश हैं? मैंने यहाँ आवाज बुलंद की, मैंने सवाल पूछा, उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने ट्वीट किया, रिक्वेस्ट की कि हो सकता है वो ये ना पढ़ते हो, कोई उनका वर्कर मेरा ट्वीट पढ़े तो वो जाकर गौहर साहब को या किसी। अच्छा, अब ये मैंने आपको सुनाया है। मैं अब आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग मैं वापस करता हूँ। मुझे वापस आने दें स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर, और मैं आपको एक और, इसे कहते हैं ट्वीट जो है, एक और साहब का दिखाता हूँ। ये ट्वीट है वकार खान साहब का, जो कि अमेरिका में किसी या आई थिंक मैरीलैंड के अंदर या डीसी के साथ किसी और शहर में ये तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं। इनका ये ट्वीट है, हमाद अजहर साहब को उन्होंने इसमें क्वेश्चन रेज किया है कि माजरत के साथ पीटीआई लीडरशिप का रवैया मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतहाई गैर मुनासिब है। इस वक्त जब सारी आवाम बाहर निकलने को तैयार है तो 9 मई का डरा कर इन्हें घरों में बैठने की तलकीन क्यों की जा रही है? पूरी दुनिया चीख चीख कर बता रही है कि पीटीआई का मैंडेट छीना गया है। ये अदालतें, इलेक्शन कमीशन और आरओज आपको कुछ नहीं देने वाले। आप अपना हक सड़कों पर लेकर निकलना होगा।
निकल कर लेना होगा। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और सारी ही दुनिया इस बात पे रजामंद है कि इलेक्शन में धांधला हुआ तो खुदारा लोगों को बाहर निकालें और जो उम्मीदवार जीते हैं वो भी लोगों को लेकर बाहर निकलें। आप जीती हुई जंग को हार में बदलने पे क्यों तुले हुए हैं? क्या अपनी सारी जिंदगी इसी वजह से अपना हक नहीं मांगोगे कि हम पे 9 मई ना डाल दिया जाए? स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे कर देते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इसका एक एनालिसिस आपके सामने रखूं। अब हम इस सूरत हाल को समझ लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, कोर कमेटी बहुत बड़ी है, इसमें 30 से ज्यादा लोग हैं। ये अंडरस्टैंडेबल है कि वो तमाम लोग, डॉक्टर शहबाज गिल अगर बहुत सख्ती से बात कर रहे हैं तो वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। इसमें सेनेटर आजम सवाती साहब ने बहुत बोल्डली उन्होंने बात की, लेकिन वो किसी पहाड़ में जाके छुपे हुए हैं। तो उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान और बहुत से लोग जो शहरों के अंदर हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का खौफ भी है, डर भी है, दबाव भी है। किसी की वीडियो रखी भी होगी, किसी के घर वालों को डराया होगा, किसी के कागज रखे होंगे, किसी को और थ्रेट होगी, किसी को बच्चे की उन्होंने थ्रेट दी हुई होगी। तो ये अंडरस्टैंडेबल है और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक अटल हकीकत है और उससे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के लोगों को ताल्लुक भी रखना है, उनके साथ उनको डील भी करना है। लेकिन वो जो खौफ उनके ऊपर है इस्टेब्लिशमेंट के अफसरों का, वो इनफरादी तौर पे उनके ऊपर खौफ होना चाहिए। कलेक्टिव तौर पर ये जो कमेटी है, कोर कमेटी, इसको कलेक्टिवली तौर पर इकट्ठे होकर इस खौफ का मुकाबला करने की जरूरत है। और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान जो हैं वो कोर कमेटी के सामने अपने मुतालबात रखते हैं, डिमांड देते हैं या उनको ऑर्डर देते हैं, यहाँ कोर कमेटी के मेंबरान में इतनी सलाहियत और कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये 2 वे कम्युनिकेशन कर सकें। आखिरकार इनकी पार्टी ने इलेक्शन जीता है और ये उनको कहें कि देखें, हमारी इस वक्त स्टेज के ऊपर ये जरूरियात हैं, हमारा आवाम के साथ एक ताल्लुक है। अदरवाइज अगर आप अफसरों की थ्रेट में, जो कि क्लियरली नजर आ रहा है डॉट कनेक्टिंग से, एनालिसिस से, कि आप सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, सो मच हो कि सुना मंडे को तो कोर कमेटी से जो बातें लीक हो रही हैं कि वहां पर उमर अयूब साहब ने बाकी लोगों को तिड़ी लगा दी कि कोई यहां पर प्रोटेस्ट की बात ना करे। हमाद अजहर साहब ने तो एक ट्वीट कर दिया था कि प्रोटेस्ट के लिए कोई ना निकले क्योंकि May 9 की तरह का वाकया हो सकता है। और उमर अयूब साहब ने कहा कि कोई प्रोटेस्ट के लिए ना निकले, अगर कोई एहतजाज पे जाती तौर पे फैसला कर लेगा या पार्टी के डिसिप्लिन से अलग होकर कोई एहतजाज करेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये इमरान खान की हिकमत अमली हो सकती है। अगर इस स्टेज के ऊपर एक इलेक्शन जीता हुआ इमरान खान बाहर होता तो वो क्या करता? क्या वो लोगों को ना कहता कि आप डी चौक के ऊपर आएं, क्या इलेक्शन कमीशन के बाहर आएं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मुजाहरा करें, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मुजाहरा करें, अमेरिकन एम्बेसी को जाके सपासनामा दें, खत लिखें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएं, पार्लियामेंट के बाहर आएं, धरना दें फला जगह के ऊपर? ये अच्छा, अब May 9 का जो खौफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जनरल साहिबान ने एक साजिश करके, एक स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को तहरीक इंसाफ को मफलूज करने के लिए, अवाम को, सिविल सोसाइटी को डराने के लिए, फौज को कंट्रोल करने के लिए, इंतजामिया को, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने May 9 का नाटक खेला। लेकिन May 9 को अब बड़ी देर हो चुकी और May 9 से आपका भी तो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, कि आपको कोर कमांडर के घर की तरफ नहीं जाना, आपको GHQ की तरफ नहीं जाना, आपको किसी बेस की तरफ नहीं जाना, आपको उनके हाथ में बेवकूफ नहीं बनना। लेकिन इसका एक इलेक्शन जीती हुई पार्टी जिसके फॉर्म 47 छीन लिए गए, जिसकी 90 सीटें छीन ली गई हैं, अगर वो मुतहरिक नहीं होगी और वो इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं जाएगी, इलेक्शन कमीशन के सामने भी नहीं जाएगी, हाई कोर्ट के बाहर भी नहीं जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी नहीं जाएगी, वो इसे कहते हैं कोई डिप्लोमेटिक एम्बेसी जो एरिया है उसके बाहर जाके इसे कहते हैं मुजाहरा नहीं करेगी, अगर वो कोई छोटी सी रैली नहीं निकालेगी, अगर वो इसे कहते हैं अखबारों के साथ, इसे कहते हैं अखबारों के जो मुदीर हैं उनके साथ मीटिंग्स नहीं करेगी, जूम मीटिंग्स कर सकते हैं आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दुनिया का बड़ा अखबार जो भी आपसे रिसेप्टिव है, आप उन्हें कहें कि हम आपके एडिटर्स को, आपके एडिटोरियल टीम को पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर ब्रीफ करना चाह सकते हैं। आप इस किस्म की मीटिंग जो है दुनिया के अल जजीरा के साथ कर सकते हैं। अगर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स मीटिंग नहीं देता, हो सकता है वॉशिंगटन पोस्ट दे दे। अगर वॉशिंगटन पोस्ट नहीं देता, हो सकता है गार्डियन आपको ऐसी मीटिंग दे दे। अगर गार्डियन नहीं देता तो आपको दुनिया का कोई और अखबार ऐसी मीटिंग दे सकता है। आपने मुतहरिक रहना है। आपको डॉन तो दे सकता है ऐसी मीटिंग, आपको ट्रिब्यून तो दे सकता है ऐसी मीटिंग, आपको नेशन तो दे सकता है ऐसी मीटिंग। आपने बुनियादी तौर पर स्टोरी क्रिएट करनी है, हेडलाइन क्रिएट करनी है। आप इस्लामाबाद के प्रेस क्लब से जाके एक प्रेस टॉक कर सकते हैं, प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हैं, 3-4 लोग इकट्ठे बैठ के और कह सकते हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं, हमें बड़ा खतरा है कि ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव असेंबली खड़ी हो रही है, हम असेंबली का सेशन नहीं होने देंगे, हम उसके बाहर धरना देंगे, पिकेटिंग करेंगे हमें। और फिर इसी किस्म के लेटर्स, आप प्रेस रिलीजेस इशू करेंगे तो आप अपने लेटर्स के साथ
अपनी प्रेस रिलीजेस और मुतालबात अमेरिकन एम्बेसी को इस्लामाबाद में देंगे, बरतानवी हाई कमीशन को देंगे, यूरोपियन यूनियन को देंगे, IMF जिसने कहा था कि इलेक्शन फ्री फेयर होने चाहिए उसको देंगे, वर्ल्ड बैंक का जो पाकिस्तान के अंदर ऑफिस है उसको देंगे, और दुनिया भर के अखबारात को भेजेंगे, अगर आप पाकिस्तान के अफसरों से बहुत ज्यादा नहीं डरेंगे। अच्छा, एक और इसमें चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपने पिछले दोनों वीलॉग्स में मैंने इस चीज की वजाहत की कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी सियासी ताकतें हैं, तीन प्राइमल प्रिंसिपल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। सबसे बड़ी ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो हथियारबंद सियासी जमात है और जिसका पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे के ऊपर, पाकिस्तान की अदालतों पे उसे कंट्रोल हासिल है। लेकिन जो लोगों की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको 3 सूबों के अंदर लोगों की हमायत हासिल है। अभी इलेक्शन हुआ है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, उसके नतायज हमारे सामने। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन तीन पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान में एक समझौता होना है, एक एग्रीमेंट होना है, एक एडजस्टमेंट होनी है। लेकिन अगर इसमें से एक सियासी इकाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में चली जाती है जैसा कि इस वक्त लग रहा है, तो फिर तो इकाइयां ही दो रह गई। फिर तो एक इस्टेब्लिशमेंट हो गई जिसने एनगॉर्ज कर लिया, लाइक जिसको मेडिसिन में कहते हैं, लाइक अ मैक्रोफेज, यानी ये उसने आके, बड़ी मछली ने आके अगर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को खा ही लिया है, उनको बेदस्तो पा कर दिया है, उन्हें कंट्रोल कर लिया है, तो फिर तो दो फोर्सेज रह गई, एक इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको वो कंट्रोल कर रहे हैं, और आपके अंदर जो पॉलिटिकल एक लीडरशिप होनी चाहिए, उस लीडरशिप का बड़ा फुकदान इस स्टेज के ऊपर नजर आ रहा है। इस स्टेज पे तहरीक इंसाफ को बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की तरह के खासे लीडर चाहिए जो सड़कों पर निकल सकें। ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाएंगे और आपने जाके GHQ के बाहर फड्डा करना है, आपने किसी आर्मी बेस पे फड्डा करना है, किसी कोर कमांडर के घर के बाहर पहुंच जाना है, हरगिज हरगिज नहीं। आपका, लेकिन आपको कौन कह सकता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने आके 2-3 घंटे का मुजाहरा नहीं करना, आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना नहीं देना, या आपको पार्लियामेंट के सामने धरना नहीं देना, या आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जाके वहां पे आपको एक कैंप नहीं लगाना। ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे और आप अपनी इकाई, अपना तशख़्ख़ुस, अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, बिकॉज चंद करनैल अफसरान जो हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो फिर आगे आपका तमाम तर वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। दिस इज व्हाट माई पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट और की मैं यहाँ वजाहत कर दूं कि 8 फरवरी के दिन जो पाकिस्तान के लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और कराची में तहरीक इंसाफ को वोट दिया, वो कोई तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मोहब्बत में तो उन्होंने दिया नहीं। ये तो लोगों का वो रिएक्शन और रद्द अमल है जिसमें उन्होंने एक सुपर डेमोक्रेसी शो की है, जिसका तो हम में से बहुत से लोगों को यकीन भी नहीं था कि लोग, जितना उनको डिप्रेस किया गया, डीमोरलाइज किया गया, डराया गया। आखिर बम, किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग हो सकती थी, बम का धमाका हो सकता था, दहशतगर्दी हो सकती थी। वैसे भी एक मायूसी थी कि भाई इलेक्शन में वोट डालने का क्या फायदा। तो ये तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने तो कोई ऐसी चीज की नहीं है जिसकी वजह से लोग वोट डालने निकले। वो लोगों ने वोट तो इसलिए डाला है कि उन्हें याद था कि इमरान खान की हुकूमत किस तरह से हटाई गई, उन्हें याद था कि मई 2022 में किस तरह से पूरे पंजाब में लोगों पर तशद्दुद हुआ, उन्हें याद था कि किस तरह से शहीद अरशद शरीफ का कत्ल कीनिया में किया गया, उनको याद था कि किस तरह से शहीद अरशद शरीफ का इस्लामाबाद की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा निकला, उनको याद था कि उसके 10 दिनों के बाद किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ, उन्हें याद था कि किस तरह से जमील फारूकी को बरहना करके मारा गया, उनको याद था कि किस तरह से एक एस्फिक्सिया होते हुए, जिसकी सांस फूली हुई थी, अस्थमा के पेशेंट डॉक्टर शहबाज गिल को किस तरह से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इलेक्ट्रोक्यूट किया गया। उन्हें याद था कि किस तरह से अयाज अमीर साहब को सड़क पर जद्दुकूब किया गया। उनको याद था कि किस तरह से एक रेस्टोरेंट से चौधरी साहब को जो है उनको उठा के ले गए, जो एक मशहूर इसे कहते हैं कॉलमनिस्ट हैं। उन्हें याद था कि किस तरह से 10,000 लोगों को 24-48 घंटे में मई 9 के बाद गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, किस तरह से सिविलियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं उनके मुकदमे फौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं। उनको याद था कि किस तरह से मुराद सईद जो है उसको रूपोश होना पड़ा। उनको याद था कि किस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा और बहुत सी ऐसी खवातीन, उमर सरफराज चीमा साहब, बहुत से और लीडर जो हैं अभी भी जेलों में बंद हैं। और उनको याद था कि किस तरह से 20 से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान के शहरी, उनको बेरहम तरीके से मई 9 पे उनका कत्ल किया गया। तो ये तमाम चीज़ों की जो एक कलेक्टिव मेमोरी है उनके कॉन्शियसनेस में, उनके शऊर में, उसका रद्द अमल 8 फरवरी की वो मोबिलाइजेशन थी जो देखने में आई है। लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इस मोमेंट को ज़ाया कर दिया, यानी 9 तारीख गुजर गई, 10 तारीख गुजर गई, 11 तारीख गुजर गई, 12 तारीख गुजर गई, 13 तारीख गुजर गई, 14 तारीख खत्म हो गई, अब 15 तारीख का दिन है, और कोर कमेटी का जो स्टेसिस और पैरालिसिस है वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है
कि जो कुछ इनको करना था आवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और अपनी सियासी जमात के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, उस पर बिल्ड अप ऑन करने के लिए, वो ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी उम्मीद ये है कि कुछ इनको झटका लगेगा इस वीलॉग के जरिए, कुछ और आप लोग इस पे कमेंट करेंगे कि कुछ ये अपनी नींद और खुमार में से उठेंगे, इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। अच्छा, ये एक ऐसे मौके पे, जिस तरह से ये वकार खान साहब का मैंने आपको ट्वीट पढ़ के सुनाया है और रहीक अब्बासी का ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, एक ऐसे मौके पे जब दुनिया का सारा मीडिया, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की कॉरेस्पॉन्डेंट क्रिस्टीना गोल्डबॉम यहाँ पे थी, उसकी टीम यहाँ पे थी, यहाँ पे गार्डियन के रिपोर्टर फिर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब यहाँ पे डूशे वेले कवर कर रहा है। इस वक्त मीडिया सेंसिटाइज हुआ होता, जाहिर है कभी कोई चीज़ कहीं और हो जाएगी। पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद इंडोनेशिया के इलेक्शन हो गए, तो पूरी मीडिया का फोकस जो है वो इंडोनेशिया के इलेक्शन की तरफ हो गया। अभी कोई और चीज़ सीरिया में हो जाएगी, किसी और जगह हो जाएगी, तो सारा फोकस जो है ज़राए अबलाग का वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी का ये जो फेलियर है, ये इट्स अ फेलियर लाइक नो फेलियर। मतलब इतना अजीब गरीब फेलियर है कि 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख दुनिया का मीडिया शोर मचा रहा है, इकोनॉमिस्ट हेडलाइंस डाल रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स हेडलाइन डाल रहा है, अल जजीरा पता नहीं कितनी स्टोरीज लिख चुका है, 4 के करीब स्टोरीज तो सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स लिख चुका है, कितनी स्टोरीज डुशे वेले लिख चुका है, कितनी स्टोरीज इकोनॉमिस्ट में छप चुकी हैं, कितनी स्टोरीज बीबीसी इसके हवाले से लिख चुका है, हिंदुस्तान के अखबार लिख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसके ऊपर कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहे। इनको देख रहे हैं कि 50 के करीब अमेरिका के कांग्रेसमैन सेनेटर जो हैं उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है, स्टेट डिपार्टमेंट को उन्होंने मजबूर कर दिया पोजीशन लेने में। अगर कुछ सोया पड़ा है तो पाकिस्तान की कोर कमेटी जो है वो सोई पड़ी। उमर अयूब खान क्यों इतना डर रहे हैं? उनके अंदर तो वैसे भी हमारी तरह का ऑर्डिनरी ब्लड नहीं है, बाकी तहरीक इंसाफ की तरह उनकी तो रगों के अंदर ब्लू ब्लड है। अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान का, फौजी जो है ना, वो पुलिस वालों ने जब उनके ऊपर ठुकाई की, वाकई बहुत ज्यादती उन्होंने की, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं। फौजी अफसरान कभी भी उनके साथ वो सब कुछ नहीं कर सकते जो बाकी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कर सकते हैं। तो उमर अयूब खान साहब को चाहिए कि हिम्मत करें, कोई ठंडा पानी पिएं, कोई इसमें होश में आए, बैरिस्टर गौहर को भी होश में आए, मीटिंग करें, कोई अपने आप को कोऑर्डिनेट करें और वो देखें कोई इमरान खान जो जेल में पड़ा है उसकी तरफ उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। वो लीडर जिसने पूरी कौम को खड़ा किया है उसको आप इस तरह से छोड़ तो नहीं सकते, इस तरह से बेट्रे तो नहीं कर सकते कि आप कह रहे हैं कि हम असेंबली में जाएंगे, फिर क्या कर लेंगे असेंबली में जाके। आप असेंबली में जरूर जाना है आपको, लेकिन आपको कुछ मुतहरक होना है, आपको कहीं सड़क पे भी प्रोटेस्ट करनी है, आपको ज़राए अबलाग से भी कॉन्टेक्ट करना है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी है, प्रेस रिलीजेस भी करनी है, ऑफकोर्स आपको लीगल बैटल करनी है, आपको दुनिया भर के डायस्पोरा को भी इस्तेमाल करना है, उनको भी आपने एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो देनी है। तो एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी की गौहर साहब को, उमर अयूब साहब को और हमाद अजहर साहब को जो है वो जरूरत है, जो कि हमें बिल्कुल भी, और बाकी कोर कमेटी को जो हमें स्टेज के ऊपर कहीं पर नजर नहीं आ रही। होप दिस कमेंट्री हेल्प्स। थैंक यू।